सबको प्रणाम करता हूं। बताया कि दो कवि शेष हैं, वही विशेष हैं, और जिनको बुला रहा हूं वो अवशेष हैं। लेकिन सबका अपना अपना काम होता है। मैं आपसे बताऊं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपके सामने हिंदुस्तान का प्रथम ISI मार्क का सिंधी कवि उपस्थित है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, 1857 का संग्राम और भारत देश की आजादी के बाद चौथी ऐतिहासिक दुर्घटना है सिंधियों में किसी कवि का पैदा होना। अक्सर जब मैं अपनी दुकान पर अपने पिताजी के साथ अकेला रहता हूं तो पिताजी मुझे बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखते रहा करते हैं कि गलती कहां पर हो गई। आम के बगीचे में यह बबूल का झाड़ कहां से पैदा हो गया। बड़ा चिढ़ते रहते हैं, बड़ा कुढ़ते रहते हैं। मैं भी परवाह नहीं करता, आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये भगत सिंह का जन्मोत्सव, बोले लाफ्टर का बंदा। लाफ्टर का बंदा इसलिए कि किसी भी शहीद ने, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी शहीद ने रोते रोते जान दे दी। सारे शहीदों ने हंसते हंसते ही जान दी। इसलिए हंसने के लिए मुझे यहां पर बुलाया गया है। कोशिश करूंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि हर आदमी इतने तनाव में रहता है। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष आपकी कुछ गमगीन हो गई अन्नू जी ने जब गीत पढ़ा। बेटियों को बचाना चाहिए, लेकिन बेटे भी कोई कम परेशान नहीं है। वो भी भटक रहे हैं बेचारे, उनको भी बचाने की जरूरत है। ये मामला एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो भी बेचारे डिग्रियां लिए हुए घूम रहे हैं। बेटियों पर 4 पंक्तियां, मेरा एक छोटा भाई है सुनील जोगी, उसने भी अच्छी कही। शिवराज सिंह चौहान अभी सिंगरौली में मिले थे, उनको मैंने कहा कि ये होर्डिंग्स में आनी चाहिए पंक्तियां। मेरे छोटे भाई सुनील जोगी ने कहीं लिखा कि बेटियों ने इस देश में जो चाहा वो पाकर दिखाया। बेटियों ने इस देश में राष्ट्रपति तक बन के दिखाया। बेटी घर में हो तो घर का स्वाभिमान नहीं जा सकता है, और बेटा घर में हो तो चाहे चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। बेटियां घर में हो तो घर की खिड़कियां, दीवारें और दरवाजे तक बोलते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। ये मेरा काम नहीं है। चूंकि अन्नू जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, अनिल कांत बख्शी जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, मदन मोहन समर जी ने तो बहुत ही शानदार कविता पढ़ी। मैं अगर चाहूं भगवान की कसम तो इन सबसे अच्छी कविताएं पढ़ सकता हूं, लेकिन वैसी मैंने आज तक लिखी नहीं। मैं रिस्क लेता ही नहीं अच्छी कविता लिखने की। अच्छी कविता तुलसीदास जी ने लिखी, हमारे बीच में नहीं है। अच्छी कविता सूरदास जी ने लिखी, वो भी हमारे बीच में नहीं है। और क्या दिया हमारे समाज ने सूरदास जी को, तुलसीदास जी को? दोनों के नाम का जर्दा बिकरा। मैं अच्छी कविता लिखूं, मेरे नाम का गुटखा बिकने लगे, कोई फायदा नहीं। अच्छी कविता, बस आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाए। सुबह से शाम तक आप लोग तनाव में रहते हैं, भगवान की कसम। हमेशा टेंशन में, जिसको मिलो टेंशन में, जिसको मिलो टेंशन में। टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हंसना उससे भी मुश्किल काम है। किसी को टेंशन देना हो, आधा मिनट खर्च करिए। कोई उधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। आपको अगले को तनाव देना है, आप उसके पास रुकिए, प्यार से मुस्कुराइए, बोले भाई साहब नमस्ते, और निकल लीजिए। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था, मैं क्यों नहीं जानता, शर्मा तो नहीं था, श्रीवास्तव तो नहीं था। शाम तक के लिए वो सोचता रहेगा। और अगर आप अपनी पत्नी के साथ हों और कोई लड़की आपको नमस्ते करके चल दे, तब तो आपकी कई शामें खराब हो सकती हैं। ये होता है। जो लोग सपत्नीक आए हैं, ईश्वर उन्हें हंसने की हिम्मत दे। शादी के बाद तो स्थिति ये हो जाती है कि पति को बेचारे को किसी बात पे हंसी भी आती है तो बेचारा दयनीय दृष्टि से पत्नी की तरफ देखता है। पत्नी कहती हाँ बेटा हंस, तब बेचारा हंसता है। ये हमारे देश की हालत है।
शुरुआत में क्या होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, नई शादी होती है साहब, अच्छा लगता है। उनके कमरों में उमंगें होती हैं, गुलाबी दीवारें, प्रिंटेड पर्दे, डिओड्रेंट, सेंट की शीशी, ग्रीटिंग कार्ड। शादी के 5 साल बाद आप उनके कमरे देखिए, आयोडेक्स मलहम, पेन जान की गोली, बाबा रामदेव की योग की सीढ़ियां, ये सब मिलने लगे तो समझ लेना कि आदमी कवि सम्मेलन सुनने लायक हो गया है। ऐसे सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, मस्ती के साथ सुनिए। ये मस्ती है अपने देश की। क्या साहब, अन्ना हजारे बैठ गए, 13 दिन अनशन किया। सरदार साहब कमाल का जवाब दिया, 13 दिन अनशन करा। 13 दिन के बाद मनमोहन सिंह जी से बोले बिल लाओ। मनमोहन सिंह अपना भोला भाला मासूम, उन्होंने पतली आवाज में कहा, बोले अन्ना जी जब आपने 13 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो काय का बिल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ खाते पीते तो बिल भी आता। अच्छा, मजेदार बात ये, भोली भाली जनता, अन्ना ने जो सरकार को कहा वो सरकार की समझ में नहीं आया, सरकार ने जो अन्ना को कहा वो अन्ना की समझ में नहीं आया, दोनों ने मिलकर जो कहा वो पब्लिक को समझ में नहीं आया। अनशन खत्म हो गया साहब। अन्ना ने जब बिल मांगा तो सरकार ने बड़े भोले, आम आदमी भी समझे कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। अन्ना ने जब बिल मांगा तो सरकार ने उनको यह जवाब दिया कि अन्ना जी बिल तब आएगा जब स्टैंडिंग कमेटी बैठेगी। जो कमेटी स्टैंडिंग है वो काय के लिए बैठेगी, और बैठ जाए तो काय की स्टैंडिंग कमेटी। और भ्रष्टाचार तो सच बता रहे हैं, मिट ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार हमारे खून की बूंद बूंद में, बेकार की कोशिश। मैं भी बैठा देखता रहा कि चलो कर लो जितना करना हो, आखिर अनशन खत्म होना है, उनको कुछ करना नहीं, इनको कुछ करना नहीं। छोटी सी बात से जोड़ता हूं, घटना से जोड़ता हूं कि आपकी भाषा में कहें तो 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे ऊंचा देश है जापान। पिछले दिनों उसने अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और आगे बढ़ाई और बिना पुलिस के चोरों को पकड़ने की मशीन बनाई। जिस दिन जापान में मशीन बनी, पुलिस की जरूरत खत्म, जिधर मशीन लगाओ चोर पकड़ जाए। जिस दिन जापान में मशीन बनी, 1 घंटे में 18 चोर पकड़े गए। मशीन जापान से इंग्लैंड गई, 1 घंटे में 17 चोर पकड़े गए। इंग्लैंड से मशीन फ्रांस भेजी गई, 1 घंटे में 13 चोर पकड़े गए। अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मशीन हिंदुस्तान मंगाई, आधे घंटे में मशीन चोरी चली गई। ये वो देश है साहब, कोई व्यवस्था काम कर ही नहीं सकती। और तालियां तो अब बिखरे। मजेदार बात तो यह है कि 1 महीने बाद, 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब अपने प्रदेश की पुलिस ने उन चोरों को पकड़ा तो उनके पास मशीन की खरीदी का पक्का बिल निकला साहब। ये मस्त देश है। वो तो बाद में जापान से फोन आया हिंदुस्तान की सरकार के पास कि उनकी बिल बुक कोई चुरा के ले गया है। कोई मतलब नहीं है साहब। ये भ्रष्टाचार जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म, कोई कितने भी अनशन कर ले। बाबा का अपना काम, बाबा भी कमाल के आदमी। मेरा एक दोस्त है मेरे पास चला है, बोले सुंदरानी जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बोले सांस लेने में तकलीफ होती, क्या करूं? अरे मैंने कहा कितने बजे सो के उठता है? बोले सुबह के 8 बजे। अरे मैंने कहा होएगी होएगी। बोले क्यों? मैंने कहा सुबह के 6 बजे तक बाबा रामदेव के सारे चेले खींच खींच के सारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो तू उठता है। स्वच्छ हवा तो मिल ही नहीं सकती तेरे को, जो बची खुची हवा मिलती है तो सांस लेने में। अरे बोले मजाक मत करो, क्या करूं? अरे मैंने कहा बाबा के पास जाओ, बाबा के पास हर चीज का इलाज। बाबा के कारण तो ये योग में जागरूकता आ गई, आदमियों तो क्या जानवरों तक में जागरूकता आ गई बाबा के योग के कारण। वो एक मुर्गी पहुंच गई जनरल स्टोर्स की दुकान में 5 रुपए का नोट लेके, और दुकानदार से बोली भाई साहब 2 अंडे देना। तो दुकानदार ने मुर्गी को ध्यान से देखा, बोले मैडम आप तो खुद अंडों की फैक्ट्री, आप मुर्गे के अंडे खरीदने आई? तो मुर्गी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि मेरे मिस्टर ने कहा कि 5 रुपए की चीज के पीछे अपना फिगर खराब करने की जरूरत नहीं है। ये बाबा के योग का चमत्कार है साहब। मैं प्रणाम करता हूं बाबा, कमाल की जागरूकता साहब। तो मैंने कहा बाबा के पास जाओ, बाबा के पास हर चीज का इलाज। वो मेरा मित्र भी चला गया, बाबा के चरणों में लेट गया। दिसंबर का महीना, ठंड के दिन। बाबा बोले क्या चाहता है? बोले बाबा सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, परेशान हूं। बाबा बोले कितने बजे सो के उठता है? बोले सुबह 8 बजे सो के उठता हूं बाबा।
बाबा मुस्कुरा करके बोले, बेटा सुबह जल्दी उठा कर, जो जल्दी उठेगा नेचुरली प्राकृतिक रूप से फायदे में रहेगा। उसने बाबा की बात मानी, अपने शहर लौट आया। दिसंबर के महीने में सुबह 4 बजे घूमने निकल पड़ा। अब कोहरा, अंधेरा, धुंध। एक चोर मिल गया, उसने चाकू दिखा के रुपए, पैसे, घड़ी वड़ी सब उतरवा ली। वो रोता रोता बाबा के पास हरिद्वार गया, चरणों में लेट गया, बोले बाबा आपके चक्कर में तो मैं लुट गया। बाबा मुस्कुरा करके बोले, बेटा मैंने पहले ही कहा था, जो पहले उठेगा वो फायदे में रहेगा। चोर तुझसे पहले उठ गया था, इसलिए वो फायदे में रहा। तू और पहले उठा कर बेटा, तू फायदे में रहेगा। ये बाबाओं का अपना काम है, अन्ना हजारे का अपना काम है, बाबा रामदेव का। मैंने पहले ही कहा था कि इसको बंद करवा दें, लेकिन कहा कि वो फिल्म बनाने की मजबूरी है। बाबा के कारण हमारे यहाँ का एक महत्वपूर्ण आदमी कम हो गया। भगवान कसम सत्य घटना बताता हूँ। वो आया मेरे पास, बोले मेरे को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने कहा बाबा के पास जा। बोले किराए के पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं कि हरिद्वार जाऊं। अरे मैंने कहा सुबह 5 बजे टीवी पर बाबा जी आते, योग सिखाते, टीवी देख योग सीख। अरे बोले यार कमाल का, कितने बजे आते? मैंने कहा 5 बजे सुबह आते बाबा रामदेव बालकृष्ण जी के साथ। वो बोला ठीक है। नहा धो के पट्ठा 5 बजे सुबह तैयार, जैसे बाबा लंगोटी लगाते वैसे उसने भी लगा ली, बैठ गया टीवी के सामने। बाबा रामदेव प्रकट हुए, मुस्कुरा करके बोले पलथी मार के बैठो। बेचारा बैठ गया पलथी मार के। बोले आप अपनी आंख बंद करो। उसने अपनी आंख बंद कर ली। बोले अब दाईं ओर से सांस जोर से खींचो। उस दाईं ओर से सांस खींच ली, लाइट गोल हो गई। अब आंख बंद है, सांस खींची है। वो सोचता बाबा बोले तो छोड़ूं। अब बाबा टीवी से गायब। अब कौन बोले कि सांस छोड़? वो सोचे योग ऐसे ही होता होगा। आधे घंटे बाद लाइट तो आ गई, लेकिन अगले की सांस वापस नहीं आई साहब। बाबा के चक्कर में अपने शहर का एक आदमी कम हो गया, भगवान की कसम। ये अपना अपना योग का चमत्कार है। लेकिन प्रणाम करता हूं साहब, योग जब उद्योग बन जाए तब थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन कमाल का चल रहा है साहब। मैं प्रणाम करता हूं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और थोड़ी सी लंबी करना चाहता हूं। लाफ्टर चैलेंज 3 के सेमीफाइनल तक पहुंचने का अवसर मिला। एक ऐसी बात कही थी जो मेरी पूंजी बनी। 2007 का वो समय जब अमिताभ बच्चन और आमिर खान दोनों किसान बनने के लिए मरे जा रहे थे। इसमें जो भी कम स्तर का लगे वो समझ ले बंबई के अमीरों की बातचीत है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैंने चूंकि सुना, जैसा सुना वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे थे किसानी करने के लिए, और आमिर खान बंबई में ढूंढ रहे थे। उस समय अपने भोपाल या मालवा क्षेत्र का एक किसान चला गया, छोटा सा, बंबई एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा लिया, खेती करने लगा। खेती का उसने विस्तार किया। एक दिन पता नहीं उसको क्या काम पड़ा बंबई के 3-4 अमीरों से। साहब बंबई के अमीरों के पास बातचीत करने के लिए जो विषय होते हैं वो अपना वैभव, अपना मकान और अपने लेट बाथरूमों की बात ज्यादा करते हैं। और जब अपने भोपाल और मध्य प्रदेश के अमीरों की बात आती है, उनके पास जब पैसा आता है तो कहीं ऐसे भगत सिंह का जन्म दिवस मनाते हैं और ऐसा प्यारा कवि सम्मेलन आयोजित करने की सोचते हैं। ये फर्क है मध्य प्रदेश और मुंबई के कहीं अमीरों में। अब वो बेचारा फटे हाल सा किसान अपने मालवा क्षेत्र का, भोपाल क्षेत्र का, पता नहीं उसको क्या काम पड़ा बंबई के 3-4 अमीरों से, उनके पास चला गया। अब वो 3 अमीर आपस में बात कर रहे हैं, उस बातचीत का मजा लेना। एक ने कहा शर्मा जी मेरा नया मकान आके देखो। नए मकान में नया बाथरूम बनवाया मैंने, 30 लाख रुपए लगा दिए मैंने अपने बाथरूम में। अंदर जाकर कुछ भी कार्यक्रम करें आवाज स्टीरियोफोनिक साउंड में सुनाई पड़ती है। बातचीत के विषय का स्तर देखिए। तो दूसरे ने कहा मिश्रा जी बस 30 लाख, मैंने तो लगा दिया अपने बाथरूम में 50 लाख। पूरा फर्श मर्सराइज्ड, पूरा काम कंप्यूटराइज्ड, आपको एंट्री मार के बैठने बस की देर है, बाकी सारा काम कंप्यूटर ही करे। एंट्री करते वक्त आपका वजन आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपका वजन आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उस वजन में इस वजन को घटा दें तो आपका योगदान निकल आता है कि आपने देश के लिए क्या किया आज। तो तीसरे ने कहा रस्तोगी जी 50 लाख, मैंने तो लगा दिए 70 लाख। छोटा मोटा जिम बना के रखा मैंने अपने बाथरूम को, 20 उठक बैठक इधर मारो, 21वीं उधर, मामला बिना प्रेशर के खलास। ठहाका हा तालियां तो पीछे तक। अब उन्हें ध्यान आया कि वो भोपाल का एक फटेहाल किसान खड़ा, उससे पूछा तेरा क्या है रे? उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं। उसने बड़ी मासूमियत से जो जवाब दिया, कहीं स्वाभिमानी जवाब लगे तो सारे हाथ हवा में लहराते हुए तालियों का महोत्सव दिखे। उससे पूछा तेरा क्या है रे? उसने सोचा उससे भी उसके बाथरूम का ही पूछ रहे हैं। उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि बाबूजी मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, 30 लाख, 50 लाख और 70 लाख,
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सुबह 5 बजे लोटा लेकर मैं जिस खेत में जाता हूं, उस खेत की बोली आमिर खान 7 करोड़ रुपए लगा चुका है। हाँ, और तालियों का शोर और बढ़ेगा। उसने कहा कि 5-7 करोड़ के बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं साहेब। किस चीज पर अभिमान है आपका? किस चीज पर अभिमान है? और 2 पंक्तियां मुनव्वर राणा की उस चैनल के माध्यम से कही थी जिस पर शेखर सुमन और सिद्धू ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। कहीं मालवा के मजदूर और किसानों के समर्थन में, सम्मान में कही थी कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहां मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। साहब, ये वो आक्रोश है साहब हमारा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिएगा। एक कविता विशेष रखना चाहता हूं। मंच की अपनी मर्यादा, मंच की अपनी गरिमा है। वो कविता विशेष रखना चाहता हूं जिसने मुझे इन बड़े कवियों में उठने बैठने लायक मेरी औकात बनाई। ऐसा नहीं है कि हम आपसे 2 फीट ऊपर बैठ गए तो हम बड़े हो गए, आप हमसे 2 फीट नीचे बैठ गए तो आप हमसे छोटे हो गए। सिंधी आदमी हूं, व्यापारी आदमी हूं, तराजू रोज देखता हूं। तराजू के जिस पल्ले में वजन ज्यादा होता है दोस्तों, वो पल्ला हमेशा नीचे होता है, जो पल्ला हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है। आप सब वजनदार लोग हैं, हम लोग हल्के लोग हैं। आप तालियां बजा देते हैं, कुछ देर के लिए सम्मान देते तो हम भी कुछ वजनदार हो जाते हैं। एक कविता विशेष रखना चाहता हूं जो इन दिनों मेरी उपलब्धि बनी। ये पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आपका ये शहीद भगत सिंह जन कल्याण सेवा समिति को देना चाहता हूं, भोपाल के तमाम सुधी श्रोता। इस कविता का जन्म कहां से हुआ? इस कविता का जन्म हुआ जब पिछले बार अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता अमेरिका, उसके पिछले राष्ट्रपति जब जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंका। एक अंतरराष्ट्रीय घटना थी, सारे लोगों ने देखा उसको। जूता बुश के पीछे गिरा, सर इधर हो गया तो जूता बुश को न लग करके पीछे गिरा। वो जूता करोड़ों में नीलाम हुआ, जैदी पर तो इनामों की बारिश हो गई। बुश जूता बुश टेलीविजन पर 6 महीने तक लगातार दिखाया जाता रहा। छोटे छोटे बच्चे एनिमेशन गेम खेलने लगे कि मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे। तो मैंने जैदी से पूछा, मैंने कहा, अरे तुम मुसलमान बहादुर कौम, तुम तो बम फेंकते थे, ये जूता कब से फेंकने लगे? तो उसने जो जवाब दिया, तबीयत खुश हो गई। बोले सुंदरानी जी ऐसा है, बम फेंक करके मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है। जूता फेंक करके देख लो, अगले को लगे नहीं लगे लेकिन अगले का काम तमाम जरूर हो जाता है। मैंने कहा कमाल की बात कही। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद ये युवा आक्रोशित हुए और हिंदुस्तान में एक क्रम चला, अभी तक बरकरार है, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर, कभी इस पर। अभी रिसेंटली एक नेता पर भी चलाया गया, दिखाया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं नाम नहीं लिया करता साधारणतया, लोगों को पता लग जाता है। तो जब लगातार जूता चला, आक्रोशित युवा फेंक देते थे जूता, तो लोगों ने जूते को बधाई दी। बोले कमाल है यार, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे, तुम्हारा तो जलवा है। शाहरुख और ऐश्वर्या नहीं दिखते जितने तुम दिख रहे हो टीवी पे। तो लगे हाथ, मैंने भी बधाई दे दी। मेरा बधाई देना था कि जूता रोने लगा। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो कहीं दिल टुकड़े टुकड़े होता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय नहीं समझा, इसलिए मेरा दर्द लोगों के सामने नहीं आ पाया। तुम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जा रहे हो, जहां अगर मेरा दर्द रखो तो शायद मेरा दर्द पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। वो जूते का दर्द आप जैसे सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के दरबार में रखने का प्रयास करता हूं। एक पल के लिए मान लें कि मैं जूता हूं, जूता आपसे बात कर रहा है। जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। भरपूर ऊर्जा दीजिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। 2 ही 3 चीजों से बनता है जूता साहब, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। सितारों जड़े जूते जूतियां दूल्हे दुल्हन खूब पहनते शादियों के समय। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के
हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर बखूबी सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें यह क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया, और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। कोई 21 या 22 जगह सुनाई होगी रचना, लेकिन जो प्रारंभ, जो शुरुआत ये मंडीदीप के श्रोताओं ने दी है, मुझे लगता है आगे चल करके तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे मेरी झोली में, कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे। यार फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। बहुत बढ़िया, वाह। गलत जगह तालियां बजा दी आपने। तालियां तो मांगता हूं आपसे। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और अब इतिहास संभाले ये मंडीदीप के श्रोता। एक नाजुक एहसास नौजवानों को सौंपना चाहता हूं। बहुत सारे नाजुक एहसास अन्नू जी ने आपको सौंपे। अगर जूते के माध्यम से एक नाजुक एहसास आपके कलेजे में दस्तक दे, तो इन बड़े कवियों की उपस्थिति में छोटी सी कलम को भी प्यार मिले कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हम ही थे। और अब फैलाता हूं झोली आपके सामने तालियों के उस परमाणु विस्फोट के लिए। 11 साल की काव्य साधना की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति मां सरस्वती ने जो लिखवाई है, वो पूरे विश्वास के साथ आपको सौंपना चाहता हूं। आपकी तालियां बजाने की क्षमता और अवधि दोनों देखना चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। और 1 मिनट में संभाले जूते का दर्द पूरे विश्वास के साथ सौंपता हूं कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। माफ करें, बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगली पंक्ति आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं, देखना चाहता हूं कि फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस पावन पुनीत जगह पर प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल, कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठहाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले इसी तरह भरपूर। जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, शायद देश में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है 4थी पंक्ति मेरी जुबान पर रह जाए, 3री पंक्ति के साथ ही तालियों का महोत्सव ठाके बिखर जाए यहां पर, कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल, कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला, सौगंध खाता हूं पूरी ईमानदारी से आप सबकी, कि इस बात का नहीं हमें कोई गिला
कि हमें इस जमाने से क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान रहता है, जूतों पर ही रहता है। बहुत शानदार। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है। क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो ज्यादा समझदार होते हैं। वो अपने नए जूते चप्पल पहन करके जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। आप लोग क्या समझाना, सारे अनुभवी लोग हैं यहां पर। लेकिन मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं, ये बड़े बुजुर्ग लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं, बेटा अपनी कविता वहां जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार पूरे विश्वास के साथ आपके हवाले करना चाहता हूं। और इससे ज्यादा, अब तक की दी हुई ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक हाथ तैयार है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों के दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। बहुत शानदार। और टूटन की वो पंक्तियां देना चाहता हूं, आपके अंदर का अन्ना फटे तो ये पंडाल थरथराता हुआ प्रतीत हो, ये पूरा मंडी प्रांगण थरथराता हुआ प्रतीत हो कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं। विशेष प्रकार के जूते दिए जाते ठंडे प्रदेशों में लड़ने के लिए, कोई बताने की जरूरत है कि जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की एक गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमामय सदन माफ करे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। बहुत शानदार। पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। इसके बाद भी भाई साहब, ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। और अगली पंक्ति भोपाल की कौमी एकता के नाम, अभी एक चेहरे यहां बैठे हुए थे, एक दो चेहरे, उनको सौंपता हूं कि इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए,